बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक्सरसाइज 8.3 के हमने पहले 3 क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और से अगले वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स बाइसेक्टिंग एंगल्स बिटवीन द प्लेन्स। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि किसी पॉइंट का फासला हम किसी प्लेन से किस तरह फाइंड कर सकते हैं। यानी सपोज़ करते हैं हमारे पास ये कोई एक प्लेन है, ठीक है, और हमारे पास कोई बाहर, इसके बाहर कोई पॉइंट है, यानी इसके ऊपर नहीं है, इसके बाहर कहीं पॉइंट पड़ा हुआ है ए, ठीक है। इस पॉइंट का इस प्लेन से फासला हम कैसे फाइंड करेंगे? ज़ाहिर बात है इसका यहाँ से फासला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यहाँ से। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, ठीक है, यानी कि एक पॉइंट ए है ना बाहर कहीं पड़ा हुआ है, x1 y1 और z1। इस पॉइंट का फासला हमने प्लेन से फाइंड करना है। तो वो किस तरीके से फाइंड करेंगे? सपोज़ करते हैं हमारे पास यहाँ से हम कोई भी पॉइंट चूज़ कर लेते हैं, जैसे कोई पॉइंट p ले लेते हैं, x0 y0 और z0, ठीक है। ये कोई हमने पॉइंट ले लिया। अब देखें यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर मान लेते हैं, यहाँ से यानी कि ए पी एक वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है, जो कि ये है, यानी कि पी से लेकर ए की तरफ है। ये वेक्टर हमने क्यों लिया है? ये वेक्टर इसलिए लिया है ताकि हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमने फासला मालूम करना है, ठीक है, यानी कि डी, ये जो फासला है इसको हम डी का नाम दे देते हैं, ये कि डिस्टेंस है। और यहाँ से यहाँ तक जो ये तो एक वेक्टर है ना, पी ए एक वेक्टर है, लेकिन ये इस वेक्टर की लंबाई क्या होगी? पी ए वेक्टर, ये जो वेक्टर है इसकी जो लंबाई क्या होगी? अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो यही इसकी लंबाई होगी, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी इसके साथ मिला देते हैं, तो नीचे इसको हम m का नाम दे देते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। ये उसका एंगल क्या है? थीटा है, और ये उसका बेस है, यानी कि जो एंगल थीटा जिस साइड के साथ बना होता है वो उसकी बेस होती है। और यहाँ पर एंगल बना हुआ है 90 डिग्री, तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमने मालूम करना है ये डिस्टेंस डी, क्योंकि ये पॉइंट बाहर पड़ा हुआ है और इस प्लेन का इस पॉइंट से हमने डिस्टेंस मालूम करना है, वो हमने लेट किया, वो डी के बराबर है। तो हम जनरल प्रूव कर लेते हैं कि कैसे हमने डिस्टेंस मालूम करना है। अब गौर से देखें, यहाँ पर ये बेस अगर मान ले ये वाला बेस है, तो हमें पता है कॉस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जो बेस ये है, यानी कि बेस यानी कि डी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज क्या है? पी ए ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। इसको उठा के मैं इधर ले जाता हूँ, पी ए मैग्नीट्यूड और ये साथ कॉस ऑफ थीटा है इज इक्वल टू डिस्टेंस है। अब देखें ये जो डिस्टेंस है, अब यानी कि अब पी पॉइंट जो है ना यहाँ से और यहाँ तक, ये जो पी ए वेक्टर है ये इसकी लंबाई है। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम, क्योंकि ये जो जिसकी डायरेक्शन, यानी कि ये जो वेक्टर ए एम है इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इस नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन होगी, यानी कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। तो जो इसकी लंबाई होगी वही इसकी लंबाई होगी, ठीक है। यानी कि लंबाई आपको नज़र आ रही है कि ये लंबा बना दिया मैंने, बिल्कुल इतना ही बनाना नॉर्मल वेक्टर, जितना ये जो जितनी ये साइड है ना ये वाली, इतना ही बिल्कुल नॉर्मल वेक्टर बनाना है, ये नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। जो इसकी लंबाई होगी, जो इसकी डायरेक्शन होगी वही इसकी। तो अब देखें यहाँ से हम इस तरह कर लेते हैं हम अपनी सहूलत के लिए, ताकि यहाँ पर एक डॉट प्रोडक्ट बन जाए। तो फिर हम डॉट प्रोडक्ट के ज़रिए हम जो चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है ना वेक्टर में आई जे के चीज़ों को ख़त्म कर देता है ना, इसलिए हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे बनेगा? यहाँ पर हम एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड भी कर देते, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। एन इसके जो है ना वो क्या कहते हैं इसको, डायरेक्शन रेशियोज़ क्या हैं? एन वेक्टर किसके बराबर होगा? एन वेक्टर होगा बराबर ए बी सी के बराबर होगा, ठीक है, इस वेक्टर के। तो ये जो मैग्नीट्यूड हैं, तो ज़ाहिर बात है वो मैग्नीट्यूड क्या होगा? एन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट, ये एन मैग्नीट्यूड है। तो इसको हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। अब ये जो ऊपर चीज़ बन गया ये एक डॉट प्रोडक्ट बन गया है, किसका? एन वेक्टर का और पी ए वेक्टर का, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं एन डॉट पी ए, ये जो दो वेक्टर है इनका ये डॉट प्रोडक्ट बन गया। और नीचे क्या है? एन, इसका मैग्नीट्यूड इसी तरह रहने देंगे डी, ठीक है। अब गौर से देखें कि यहाँ से
ये जो दो डॉट प्रोडक्ट है इसका जो आंसर है ये तो नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन इधर क्या लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका मतलब है यहाँ पर हम इसका भी मॉड लिख देंगे, क्योंकि हम इधर साइड पे लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, ठीक है, चलिए इतना लिख देते हैं, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। तो इसलिए क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का आंसर तो माइनस में भी आ सकता है ना, जैसे -2i + 3j, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई अगर डॉट प्रोडक्ट इसके साथ ले लूँ, यानी कि 4i + 1j, ठीक है। तो अब देखो -2 और 4 को मल्टीप्लाई करूँगा -8 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, तो -5 आंसर आ गया। तो डिस्टेंस तो 5 तो नहीं हो सकता, यानी कि ऊपर -5 आया है, तो डिस्टेंस -5 तो नहीं हो सकता, इसलिए हम मॉड भी लिख लेंगे। तो अब देखें ये हमारे पास क्या चीज़ है, अब ये जो a है n वेक्टर है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ai + bj और +ck लिख सकते हैं, ये n वेक्टर की जगह, ठीक है। और डॉट लिख देंगे, pa की जगह हम क्या लिख देंगे, क्योंकि p क्या है, pa यानी कि x1 - x0 y1 - y0, इस तरह लिख लेते हैं, x1 - x0 i + y1 - y0 j लिख देते हैं, प्लस z1 - z0 k लिख देते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है कि डॉट प्रोडक्ट, और बाहर इसका क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, और डिवाइड कर देते हैं हम इसको n वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, यानी कि इससे, और इधर हम लिख देते हैं ये हमारा डिस्टेंस है। तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, a × x1 - x0, यानी कि a × x1 - x0 प्लस ये जो b है इसके साथ कर देंगे इसको b × y1 - y0 प्लस c × z1 - z0 कर देंगे, और इसका हम इसके ऊपर मैग्नीट्यूड रख देते हैं, यानी कि मॉडुलस लिख देते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड है = d है। तो ये जो फार्मूला है ये है डिस्टेंस फार्मूला। अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है और उसका हमने फासला मालूम करना है, किसी हमारे पास प्लेन से फासला हमने मालूम करना है, तो इस इक्वेशन के ज़रिए, इस फार्मूले के ज़रिए हम वो फासला मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम जो अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ। वो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन द प्लेन्स। ये वाला प्लेन है और ये वाला प्लेन है, दो प्लेन हैं, वो जो एंगल बना रहे हैं, मसलन सपोज करते हैं हमारे पास एक ये प्लेन है, ठीक है, एक ये प्लेन है और दूसरा ये प्लेन है, चलें इस तरह कर लेते हैं, ये प्लेन है, इन दोनों के दरमियान एंगल सपोज कर लेते हैं, ये है एंगल। अब हमने क्या फाइंड करना है, ये जो दो प्लेन हैं ये जो एंगल बना रहे हैं, और हमने उस प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है जो कि इस एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है। सपोज करते हैं हमारे पास ये कोई प्लेन है जो कि इस प्लेन को दो हिस्सों में तोड़ रहा है, यानी कि इस एंगल को दो हिस्सों में तोड़ रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम फिर पढ़ते हैं इसको, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स, यानी कि इक्वेशन नहीं आएंगी, इक्वेशंस आएंगी, ऑफ द प्लेन्स बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन द प्लेन। इस जो एंगल है, दो प्लेन के दरमियान जो एंगल है उसको दो हिस्सों में जो तोड़ रहे हैं प्लेन, उनकी हमने इक्वेशन मालूम करनी है। अब गौर से देखें, अगर वो दो हिस्सों में इस प्लेन को तोड़ रहे हैं, इसका मतलब है इस प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें, उस पॉइंट का यहाँ से फासला और यहाँ से फासला, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, यानी कि जो मर्ज़ी पॉइंट ले लें इस प्लेन से, यानी कि अगर यहाँ पर पॉइंट ले लें तो यहाँ से फासला और यहाँ से फासला सेम होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर यूनिट के लिहाज से अगर हम बात करें, तो अगर यहाँ पर पॉइंट ले लें तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये जो फासला होगा वो सेम होगा। तो हम इस तरह कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं P कोई पॉइंट है इसके ऊपर, इस जो रिक्वायर्ड प्लेन है, जो रिक्वायर्ड प्लेन है, यानी कि जिन प्लेन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो रिक्वायर्ड प्लेन होते हैं। तो उन प्लेन के ऊपर कोई एक पॉइंट मान लेते हैं P, और वो जो पॉइंट है, क्योंकि वो दोनों जो गिवन प्लेन हैं, ये जो गिवन प्लेन है उनके दोनों यानी कि इससे सेम फासले पर है वो पॉइंट। तो हम इसका मतलब है जो इसका फासला, इस पॉइंट का फासला, यानी कि ये P कोई पॉइंट है x y z
ठीक है। इसका फासला यहाँ से भी और यहाँ से भी सेम रख लेंगे तो हम जो प्लेन वाली इक्वेशन है, जो हमने फासले वाली इक्वेशन फाइंड की है, वो हम देखते हैं। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके इस तरह भी लिख सकते हैं, ax1 माइनस ax0 प्लस by1 माइनस by0 प्लस cz1 माइनस cz0। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं और n मैग्नीट्यूड, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहाँ से हम ax1 प्लस by1 प्लस cz1 और यहाँ से हम लिख सकते हैं ये जो नॉट वाले हैं, x0 वाले हैं, माइनस by0 cz0, ये सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसको हम d का नाम दे देते हैं, यानी ये जो ये वाला भी कांस्टेंट होगा, ये वाला भी कांस्टेंट होगा और ये वाला भी कोई कांस्टेंट नंबर होगा। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, d का नाम दे देते हैं, प्लस d लिख लेते हैं, यानी कि जो ओरिजिनल इक्वेशन है प्लेन की उसकी शक्ल में बना लेते हैं इसको। और नीचे क्या है, n। तो अब ये है डिस्टेंस। अब देखो ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट हम इसकी जगह पुट कर देंगे, यानी कि x1 y1 और z1। यहाँ पर पॉइंट जो गिवन होगा उसके हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट पुट कर लेंगे। तो बाकी जो d वाला, ये जो d है, ये जो प्लेन के अंदर जो दिया होगा वही हम d इधर लिख लेंगे। अब देखो हमारे पास एक प्लेन क्या है, एक प्लेन है हमारे पास ये वाला और एक प्लेन है ये वाला। इस पॉइंट का फासला इस प्लेन से और इस पॉइंट का फासला इस प्लेन से सेम है। तो हम इस तरह लिखेंगे कि फ़ासला जो है पहले इस पॉइंट का यहाँ से फ़ासला हम नाप लेते हैं, यानी कि ax1 लिखते हैं। तो ax1 क्या है, 3x1, यानी कि a3 है ना, x1 क्या है, वो तो x ही है। ठीक है, तो हम लिख देंगे 3x प्लस दूसरा क्या है by1, यानी कि दूसरी चीज़ क्या है by1 है, तीसरी है cz1। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, किधर गया जी, ये by1 है। तो b हमारे पास क्या है, b हमारे पास 2 है, ये 2b है। तो हम लिख देंगे b की जगह 2 लिख देंगे इधर 2, और y1 की जगह हम y लिख देंगे, क्योंकि ये पॉइंट है x1 y1 और z1। ठीक है, ये जो बाहर पॉइंट था तो उसका फासला था, तो ये इन दोनों प्लेन से बाहर है ना कोई पॉइंट x1 y1 z1। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 2y1 लिखना है, तो y1 की जगह हम ये y लिख देंगे, y प्लस, और उसके बाद लिखना है हमने z1 की जगह z लिखेंगे और c की जगह -6 लिख देंगे। तो यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे बल्कि माइनस लिखेंगे, -6z। ठीक है, और d ये अलहदा से d लिखा हुआ है, ये जो वेरिएबल के बगैर होता है वो d होता है, कांस्टेंट होता है कोई। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 1 है, तो 7 + 1 भी लिख लेते हैं। और इसका फासला हम लिखने के लिए हम क्योंकि नीचे लिख देते हैं, नीचे क्या होता है फासले वाले फार्मूले में n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो n वेक्टर यहाँ पर क्या है, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर a ये है, b ये है, c ये है। तो इसका क्या हम लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ये फासला जो होगा ये बराबर होगा इस वाले के फासले के साथ। P पॉइंट का हमने एक प्लेन से फासला लिया है जो कि ये आया है, P पॉइंट का दूसरे प्लेन से फासला लेंगे इसके साथ। ठीक है, तो हम इसको इसी तरह लिख लेंगे, मॉड इधर लिख देंगे 2x + y + 2z -5, और इधर बंद कर देंगे, इसको नीचे लिख देंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसी तरह लिख देंगे। अब ये दोनों फासले हमने कहा हुआ है कि ये दोनों बराबर हैं, इक्वी डिस्टेंस है, इसलिए हमने ये दोनों फासले आपस में बराबर लिख दिए हैं। तो अब क्योंकि ये मॉड को ख़त्म करना है, जब मॉड को ख़त्म करना है साथ प्लस माइनस लगा देंगे, 3x + 2y -6z + 1, और ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 + 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो इनको जो जमा करेंगे 49 आएगा, 49 का स्क्वायर रूट 7 आएगा। तो इसकी जगह हम 7 डायरेक्ट ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू इधर लिखेंगे प्लस माइनस, और ये ब्रैकेट यानी कि मॉड ख़त्म कर देंगे, 2x + y + 2z -5 लिख देंगे, और डिवाइड कर देंगे हम, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 + 1 + 4, तो 4 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो इसके नीचे हम 3 सीधा लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 3
3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9x हो जाएगा, प्लस 3 2 ज़ा 6 y हो जाएगा, माइनस 6 3 ज़ा 18 z हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस लिख देंगे और 7 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 14x हो जाएगा, प्लस 7y हो जाएगा, प्लस 14z हो जाएगा, माइनस 35 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस लिखा हो तो एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो इधर दो केस बना लेते हैं इधर, ठीक है। इधर लिखते हैं 9x प्लस 6y माइनस 18z प्लस 3 इज इक्वल टू, एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं 14x प्लस 7y प्लस 14z माइनस 35 और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं 9x प्लस 6y माइनस 18z प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस इंटू 14x प्लस 7y प्लस 14z माइनस 35 और ये वाली सारी चीज़ें इधर ले आते हैं तो इधर आके क्या हो जाएगा 9x माइनस 14x प्लस 6y और ये y वाला इधर आके माइनस 7y हो जाएगा, माइनस 18z और ये z वाला इधर आके माइनस 14z हो जाएगा, ये प्लस 3 है और ये वाला माइनस 35 इधर आके प्लस 35 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। ये वाला माइनस वाला सारी ब्रैकेट इधर ले आते हैं 9x प्लस 6y माइनस 18z प्लस 3 और इधर आके ये ब्रैकेट सारी प्लस हो जाएगी, प्लस 14x प्लस 7y प्लस 14z और माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ये सारी ब्रैकेट इधर आके प्लस होगी तो प्लस है तो फिर इसी तरह खोल देंगे इसको। और अब ये x वाले दोनों तो 14 में से 9x माइनस करें तो माइनस 5x आएगा आंसर, ठीक है। ये 6y हैं, ये 7y हैं तो 7 में से 6 निकालें तो एक y बचेगा, 7 माइनस भी लिखेंगे। 18 और 14 कितने हो गए 32 हो गए तो हम इधर माइनस 32z लिख देते हैं और 35 और 3 कितने हो गए 38 तो इधर 38 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। और इस साइड पे क्या है 9x और x वाले ये है 9 और 4 कितने होंगे 13 यानी कि 23x और यहाँ से y वाली ये भी y वाली 7 और 6 13 हो जाएंगे, 13y और 18z ये हैं, ये 14z हैं और इसमें से ये माइनस कर देंगे माइनस 4z आएगा और हमारे पास जो खाली बचे हैं वो कौन से हैं माइनस 35 और ये प्लस 3 है तो इधर लिख देंगे माइनस 32 लिख देते हैं, इज इक्वल टू हम 0 लिख देते हैं इसको। तो देखें इसके साथ यहाँ पर माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे माइनस इनके प्लस y हो जाएगा माइनस बल्कि प्लस 32z हो जाएगा, सिर्फ माइनस 38 हो जाएगा। तो ये हमारी एक इक्वेशन आती है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, ये इक्वेशन है हमारी दूसरी, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले से ये शुरू में माइनस प्लस लिखे हुए हैं। तो ये जो हमारी हैं ये रिक्वायर्ड हमारी इक्वेशंस हैं। तो क्योंकि उसने क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि आपने फाइंड द इक्वेशंस, यानी कि इक्वेशन नहीं है इक्वेशंस हैं, एक से ज़्यादा होंगी तो इक्वेशन लिखा है ना उसने बाइसेक्टिंग जो प्लेन। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले हम नॉर्मल फॉर्म पढ़ते हैं। हम प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि प्रूव करेंगे तो हमारा काम लंबा हो जाएगा। तो हम सिंपल इक्वेशन को समझेंगे कि नॉर्मल फॉर्म प्लेन की क्या मतलब है, उसको क्या चीज़ होती है। सपोज करते हैं हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और हम सपोज करते हैं हमारे पास ये कोई प्लेन है, ठीक है, ये कोई प्लेन है। तो इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल वेक्टर ड्रा किया गया है जो कि ओरिजिन से आया है, ठीक है, ओरिजिन से आया है जो कि नॉर्मल वेक्टर है और इसके ऊपर ड्रा किया गया है। इस नॉर्मल वेक्टर की लंबाई क्या है, p लंबाई है इसकी, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं हमारे पास एक और यहाँ पर एक वेक्टर है, कोई पॉइंट p मान लेते हैं यहाँ पर इस प्लेन के अंदर ही। तो इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि एक वेक्टर ये माना है एक ये माना है। तो ये नॉर्मल वेक्टर है और ये कोई भी इस प्लेन के अंदर ये ए बी वेक्टर हो सकता है। तो हमने प्रूव करना है कि प्रूव नहीं करेंगे बल्कि हमने समझना है कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन की, ठीक है, उसकी नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। तो उसकी नॉर्मल फॉर्म यही होती है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। ये जो फॉर्म है ये नॉर्मल फॉर्म है किसी इक्वेशन ऑफ प्लेन की, ठीक है। एल का क्या मतलब है, एल डायरेक्शन, एल एम एन और डायरेक्शन को साइंस होते हैं। ये आपको पहले से पता है कि ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर होता है एल, और एम किसके बराबर होता है बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर,
ठीक है, और n किसके बराबर होता है, c डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, इसके बराबर होता है। तो ये एल एम एन ये कौन सी फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कह रहा है कि आपने इन इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर, ये जो इक्वेशनें दी हुई हैं हम इनको हमने फटाफट लिख लेना है सोल्यूशन लिख के। तो हमने क्योंकि इन दो इक्वेशन को हमने पहले नॉर्मल फॉर्म में फाइंड करना है, फिर हमने इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड करना है कि एंगल इनके दरमियान क्या होगा। तो अब इनको हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर हमने अभी पढ़ा है कि ये जो फॉर्म होती है ये नॉर्मल फॉर्म होती है, और ये क्या चीज़ है, यानी कि एल का मतलब है ए डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। अब देखो यहाँ पर ए तो पहले से मौजूद है, यहाँ पर ए पहले से मौजूद है, इसका मतलब है ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, इसका स्केयर रूट ये सब के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की नॉर्मल फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर, यानी कि 3 का स्क्वेयर प्लस -4 का स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर, और इसका स्क्वेयर रूट कर देंगे, साथ एक्स लिख देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर बल्कि माइनस लिखेंगे क्योंकि -4 लिखा हुआ है, तो -4 डिवाइडेड बाई यही लिख देंगे, 3 का स्क्वेयर -4 का स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट कर देंगे और साथ y लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे, 5 डिवाइडेड बाई ये है 3 का स्क्वेयर प्लस -4 का स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर, और ये कर देंगे z लिख देंगे। उसके बाद इज इक्वल टू 0 भी है तो 0 डिवाइडेड बाई ये कर देंगे 3 का स्क्वेयर -4 का स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर, और इसका स्क्वेयर रूट कर देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास रफ हमने सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस ये 16 हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। इन सब को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, हमारे पास 50 आएगा। तो 50 का स्क्वायर रूट किस तरह लिख सकते हैं, 50 के स्क्वायर रूट की जगह हम 5√2 लिख सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि हम ये देखें 2 15 25 और 5 तो जोड़े 5 के बन जाते हैं, जिसके जोड़े बन जाते हैं वो बाहर हो जाएगा, और जिसके नहीं बनते हैं वो अंदर इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख देंगे। तो 50 यानी कि इसकी जगह हम 5√2 लिख सकते हैं, तो इधर लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 5√2, साथ x लिख देते हैं, -4 डिवाइडेड बाई 5√2, साथ y लिख लेते हैं, प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5√2, साथ z लिख देंगे इज इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्म है ये किसकी नॉर्मल फॉर्म है, ये पहली इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है। अब हम फिर स्टार बनाएंगे और लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2। नॉर्मल फॉर्म ऑफ 2 की नॉर्मल फॉर्म किस तरह लिखेंगे, ये जो 2 है यही काम करेंगे हम, 2 डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट भी, और 2 डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस, और साथ हम लिख देंगे -2 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह y के नीचे भी लिख देंगे ये चीज़, और z वाले के नीचे भी ये चीज़ लिख देंगे, और 5 जो इस साइड पे राइट साइड पे 5 लिखा हुआ है उसके नीचे भी लिख देंगे, यानी कि हमने डिवाइड किया दोनों तरफ से, ठीक है। तो यानी कि ये पूरी इक्वेशन है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल ही क्या कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो जो चीज़ बन जाएगी, जो इक्वेशन बन जाएगी वो हमारी नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर 1 है प्लस 4 है, तो ये 9 आएगा, 9 यानी कि स्क्वायर रूट 3 होता है, तो ये क्या आएगा 2/3x -4 यानी कि y/3 -2/3z इज इक्वल टू 5/3 आएगा। तो ये 5/3 जो है इसी साइड पे रहने देता भी कोई मसला नहीं है। तो ये हमारी जो शक्ल आई है इक्वेशन की, ये हमारी है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। अब ये नॉर्मल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है दोनों इक्वेशन को। अब इसके बाद हमने करना है कि हमने फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन दैम, उन दोनों के दरमियान एंगल भी फाइंड करने हैं। तो हमें पता है कि जो फार्मूला जो दो प्लेन के दरमियान एंगल फाइंड करने का फार्मूला है वो ये होता है कि वो एंगल उनके दरमियान वही एंगल होता है कि जो उनके
डायरेक्शन वेक्टर के दरमियान एंगल, या नॉर्मल वेक्टर भी कह सकते हैं। नॉर्मल वेक्टर के दरमियान जो एंगल होता है वही प्लेन के दरमियान एंगल होता है। तो वो उसका फार्मूला ये होता है cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2, यानी कि ये जो वही फार्मूला है जो हमने लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए जो डिराइव किया था, बिल्कुल वही फार्मूला हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे दो प्लेन्स के दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इधर स्टार बना के हम लिखते हैं एंगल, ठीक है। एंगल फाइंड करना हमने, एंगल बिटवीन दी प्लेन्स, एंगल बिटवीन प्लेन्स। तो हम लिखेंगे वी नो दैट cos थीटा इसके बराबर होता है। तो हम, क्योंकि हमारे जो प्लेन हैं इनके अंदर जो A1, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A1 है, B1 C1 है, तो ये चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो हम लिखेंगे हेयर लिख के हम लिखेंगे हमारे पास A1 इज़ इक्वल टू, ये जो हम ऊपर से हम देख के लिखेंगे, और B1 क्या है और C1 क्या है, ठीक है। और A2 क्या है, B2 क्या है और C2 क्या है, ये हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है। ये मैं लिख लेता हूँ वहाँ से देख के, यानी कि ये चीज़ क्या है, ये A1 है, B1 C1 है, ये A2 है, B2 है, C2 है, यहाँ पर लिख देंगे वो सारी चीज़ें उठा के वहाँ से। तो अब हम, क्योंकि जो ये जो एंगल वाला फार्मूला है, चलें इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। एंगल वाला फार्मूला है जो इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, A1 A2 B1 B2। चले पहले इधर हम रफ अमल में यानी कि अलहदा से हम इसको फाइंड करें, रफ अमल में नहीं बल्कि अलहदा से इधर लिख देंगे A1, इधर लिखेंगे नाउ A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2, ये किसके बराबर आएगा, A1 की जगह हम 3 रखेंगे, 3 इंटू A2 की जगह हम 2 रखेंगे, 2 प्लस फिर ये रखेंगे -4 और फिर ये -1 रख देंगे, ठीक है। प्लस फिर ये 5 इंटू -2 रख देंगे, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6 माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 माइनस 5 2 ज़ा 10 हो जाएंगे। तो ये क्या चीज़ आती है, ये ज़ीरो आती है, ठीक है। तो ये अगर चीज़ ज़ीरो आती है तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। देखो ऊपर चीज़ ज़ीरो आती है, 6 और 4 10 होते हैं, 10 में से 10 निकालें तो ज़ीरो हो जाता है। तो अगर ये चीज़ ज़ीरो हो जाती है तो ऊपर वाला सारा ज़ीरो हो जाएगा। हम लिखेंगे फ्राम 3 लिख देंगे, तो हम लिखेंगे कॉज ऑफ थीटा, ये किसके बराबर आता है, ज़ीरो के बराबर आता है। तो हमें तो थीटा फाइंड करना है, थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ ज़ीरो, और हमें पता है कॉज ज़ीरो का किस एंगल पे होता है, π/2 पे होता है, ठीक है। तो थीटा क्या आ जाएगा हमारा, π/2 आ जाएगा।